अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम किसान टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान। ये तो आप जानते हैं कि ज़राअत किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और आज हम अपने प्रोग्राम में ख़ास तौर पे बात करेंगे ज़राअत के हवाले से और जो दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है एनर्जी का बहरान, इस बारे में हमारे पास स्टूडियो में आज तशरीफ़ फरमा हैं जनाब फरहानुल हक साहब, जो कि GM सेल्स हैं ओरिएंट एनर्जी सिस्टम से। आइए इनसे एनर्जी के हवाले से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दिन ब दिन एनर्जी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ओरिएंट एनर्जी सिस्टम जो है वो तवानाई के बहरान से निपटने के लिए किस तरह से मददगार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा चैनल 5 का और ख़बरें का कि उन्होंने इस मौजू पे इस प्रोग्राम को इनेकाद किया। ओरिएंट एनर्जी सिस्टम्स पाकिस्तान में इस वक्त मल्टीनेशनल कंपनी है एनर्जी के हवाले से। वाहिद मल्टीनेशनल है जिनकी पाकिस्तान के अलावा भी दुबई और बांग्लादेश में ब्रांचेज हैं। पिछले 15 से 20 साल हो गए हैं और ओरिएंट एनर्जी सिस्टम्स पाकिस्तान में एनर्जी के बहरान पे काबू पाने के लिए पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा सहारा दे रही है। जैसे हम इस वक्त कराची में 180 मेगावाट का पावर प्लांट चला रहे हैं जो गैस से चलता है और बड़ी कामयाबी से वो चल रहा है, जिसके O&M ऑपरेशन मेंटेनेंस भी ओरिएंट एनर्जी के पास है। इसके अलावा पाकिस्तान का पहला बायोगैस का प्लांट जो कि 9 मेगावाट का है झंग में, वो ओरिएंट एनर्जी सिस्टम्स ने लगाया है। जो शुगर मिल में एक डिस्टिलरी से हम बायोगैस बनाते हैं और उसके बाद जनरेटर चलाते हैं, गैस जनरेटर। जी के जो जनरेटर हैं यान बाखर के, वो केपेबल हैं, जो लेस मीथेन परसेंटेज भी होती है बायोगैस में, उस पे चल रहे हैं। इस तरह ये है कि पाकिस्तान को एक अच्छी और मयारी जनरेटर्स फराहम हो रहे हैं और इसमें पूरे पाकिस्तान में 5-6 ब्रांचेज हैं जिसमें हमारे 2000 से ज़्यादा अफराद काम करते हैं, जिसमें मोस्टली इंजीनियर्स हैं। तो अगर आप ये कहें कि ओरिएंट एनर्जी सिस्टम इस वक्त मुल्क में तवानाई के बहरान के लिए हल करने में मेरे ख्याल में 25 से 30% हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की लोड शेडिंग कम से कम हो। जहाँ तक लोड शेडिंग का ताल्लुक है पाकिस्तान में, वो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो 15,000 मेगावाट है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं अपनी पूरी प्लांट्स को, जिसकी वजह IPPs है, जिसकी वजह IPPs को पैसे नहीं दे पाते और बहुत सी सारी वजूहात हैं जो कि पॉलिटिकल वजूहात भी हैं। क्योंकि मुल्क में अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ही तरक्की होगी। क्योंकि आप ये देखिए कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो बांग्लादेश और इंडिया से ज़्यादा है। अब आप ये देखें कि जो टेक्सटाइल हमारी इस वक्त बैकबोन है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, हम एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल है वो दुनिया में माना जाता है और टेक्सटाइल को गैस और बिजली नहीं मिल रही है। सही। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जितने मैक्सिमम इस वक्त गैस के जनरेटर चल रहे हैं वो हमारे ही चल रहे हैं, ओरिएंट के, जी यान बाखर के, जिसकी वजह से ये है कि आपके एक्सपोर्ट्स में डेफिनेटली बहुत हद तक नुमाया, जैसे कहना चाहिए कि बेहतरी आई है। लेकिन जब गैस नहीं मिलेगी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप ये देखिए कि बेरोज़गारी और जो दूसरे मसाइल हैं, सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इंडस्ट्री के बंद होने की वजह से होती हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त 3 जो मेन सेक्टर है, कॉमर्स, एक इंडस्ट्री और एक आपकी ज़राअत। क्योंकि पाकिस्तान की 67% आबादी जो है वो देहात में रहती है और हमारी बेसिक ही देहात से। अगर आप देखें कि ज़राअत में हम पानी जो है अपना 45% पानी ज़ाया कर देते हैं। बिल्कुल। पानी का जो तरीक़ाकार है हमारा बहुत पुराना और कन्वेंशनल तरीका है पानी देने का खेतों को। सही। अगर हम उसको लेटेस्ट तरीके से स्प्रिंकल मेथड से अगर इस्तेमाल करें तो हम अपना पानी बचा सकते हैं। उस पानी को बचा के हम एनर्जी क्राइसिस पे काबू पा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोरिया में उन्होंने ये किया है कि छोटे छोटे पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं, 200 kVA, 100 kVA, छोटे छोटे गाँव में, देहातों में। क्यों? कि वो पानी को बचाते हैं, अपनी जो खेत हैं उनको भी पानी देते हैं, उसके बाद पानी बचा के उससे अब बिजली पैदा करते हैं, जिसे पन बिजली घर कहते हैं। आप छोटे छोटे अगर हम अपने छोटे छोटे देहातों को उस पानी को यूटिलाइज करके और
एनर्जी का बायोगैस से चलाएं, उस पानी से चलाएं। हमारे देखिए ज़राअत का जहाँ तक ताल्लुक है, आपने अभी बताया हमें, तो दो तरीके से हम अपनी ज़राअत के पानी, एक तो पानी को हम बचा के कर सकते हैं, दूसरा हम बायोगैस से बिजली पैदा कर सकते हैं। बायोगैस का ये है कि जो काऊ की वेस्ट है उससे हम हमारे मुल्क में माशाल्लाह आपको पता है कि जो जुनूबी पंजाब का इलाका है वहाँ पे बहुत अच्छी नस्ल की गायें और वहीं से दूध आता है, काफ़ी ज़रखेज़ है, वहीं से लाइव स्टॉक के हवाले से। तो लाइव स्टॉक के हवाले से पाकिस्तान में पोल्ट्री हुआ और ये काऊ फार्मिंग हुई, कैटल फार्मिंग हुई। इसमें मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि 10,000 अगर गायें हों तो उनके वेस्ट से हम 1 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। उसको क्या करते हैं कि उनके वेस्ट को एक प्रोसेस के ज़रिए गैस बनाई जाती है और उस गैस को फिर यूटिलाइज करके आप बिजली बनाते हैं। तो ये तरीका ऐसा है कि इसमें हमें किसी को कोई फ्यूल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखें कि हम जनरेटर चलाते हैं या IPPs हैं, इनको फर्नेस ऑयल, तेल, ये सब इंपोर्ट करना पड़ता है। मैक्सिमम हमारी जो इंपोर्ट किन ममालिक से हो रहा है? देखिए गल्फ़ से भी हो रहा है तेल, आपको पता है, और गल्फ़ के अलावा भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो सऊदी अरब से इंपोर्ट कर रहे हैं, ईरान से इंपोर्ट कर रहे हैं, कतर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और इंपोर्ट में आपको पता है कि पाकिस्तान का मुबादला और फॉरेन एक्सचेंज लगता है। तो हम उस फॉरेन एक्सचेंज को बचा के अगर हम छोटे छोटे देहात को, तो हमारे देहात में जो बिजली का प्रॉब्लम है वो हम हल कर सकते हैं और उससे हम जो उस देहात के नज़दीक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको चला सकते हैं। आप ये देखें कि हमारे दोनों मसले हल हो जाएंगे, गैस के भी और बिजली के भी, लेकिन इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सही। अभी जैसे आपने जिक्र फरमाया कि बायोगैस के हवाले से, तो क्या ओरिएंट एनर्जी सिस्टम में भी कोई काम हो रहा है बायोगैस? जी हाँ, मैंने अभी जैसे अर्ज़ किया कि आपको हम 9 मेगावाट का पावर प्लांट बायोगैस का, पाकिस्तान का पहला बायोगैस प्लांट हम चला रहे हैं, इतना बड़ा 9 मेगावाट का, जो कि एक शुगर मिल में है और प्राइवेट शुगर कितनी मतलब कैपेसिटी है वहाँ से, कितनी हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं? मैंने अर्ज़ किया 9 मेगावाट का हम पावर प्लांट चला रहे हैं और वो डिस्टिलरी से यूज़ करके उसको हम डिस्टिलरी से बायोगैस बना रहे हैं, बायोगैस से फिर वो हम जनरेटर्स चला रहे हैं और जनरेटर जो है वो 9 मेगावाट के जनरेटर्स हैं, 1.5 मेगावाट के तकरीबन 6 यूनिट लगे। और मजीद भी कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट हैं जो भी जिनके ऊपर आप लोग? जी हाँ, बायोगैस पे बहुत, बायोगैस और सोलर पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और ये अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जो वेस्ट, अब ये देखें ना, वेस्ट है, फिर हम पाकिस्तान में जो वेस्ट पेपर, हम जो आजकल कचरा है उससे हम कूड़े से गैस बना सकते हैं, तो कंपोस्ट से, कंपोस्ट, जी हाँ, उसके हम बना सकते हैं। तो ये सारे ज़राए हैं कि हम पाकिस्तान को, अगर लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हो तो कम से कम ये हम 40 to 30% काबू पाया जा सकता है, बहुत कम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। 18 घंटे से अगर हम कम करके, क्योंकि 4 घंटे पे बिजली आए तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कितना इसको सफ़र कर रही है, आप ये देखिए कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि पर यूनिट हम कॉस्ट, अपनी लेबर जो है, हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन की वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश हमसे आगे है एक्सपोर्ट्स में, वो उसकी रीज़न यही है कि वहाँ बिजली सस्ती है हमसे, वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस इतना नहीं है जितना अब हमारे यहाँ है। इसी तरह इंडिया में भी, इंडिया की भी जो एक्सपोर्ट्स है टेक्सटाइल की वो हमसे बेहतर है। हम जहाँ भी जाते हैं हमारा मुल्क का टेक्सटाइल, वो हम उनकी कीमत को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हमें कम्पीट करना है दुनिया से। और दुनिया में दो ही चीज़ें हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बेसिक जो चीज़ है, हमारे पास लेबर सस्ती है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बिजली है वो हमारे पास बहुत महंगी है। सही। अभी फ्रांस आपने जिक्र किया था बायोगैस प्लांट का, तो किस एरिया में पाकिस्तान में लगाया गया जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं? ये जंग में लगा हुआ है। जंग में। तो ये तो सिर्फ उसी स्पेसिफिक इलाके की जरूरियात, ये वो सिर्फ उस शुगर मिल को और उसके अलावा उनके अतराफ को बिजली। तो क्या मजीद कुछ प्लान किए गए हैं कि इस तरह के जो है बायोगैस प्लांट और बाकी इलाकों में भी लगाए जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। हम प्राइवेट सेक्टर को ही आगे आना पड़ेगा। जी बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा और जितनी शुगर मिल्स हैं वो अगर ये चाहें तो इससे फायदा हासिल कर सकते हैं बायोगैस से। प्लांट्स भी हैं, सिस्टम्स भी हैं, प्रोसीजर्स भी हैं, सिर्फ बात यह है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन चूंकि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आजकल लोग डरे हुए हैं, इस वजह से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो प्लांट काफ़ी एक्सपेंसिव है। सही। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी गैस प्लांट की? जी, उससे जो बायोगैस से है वो तकरीबन 4 से 5 रुपए होगी।
4 से 5 रुपए पर यूनिट बढ़ेगी, और उसकी जो पे बैक पीरियड है वो 2 से 3 साल के अंदर है। और बाकी भी प्लान हो रहा है कि बाकी प्लान हो रहा है जी, बिल्कुल। सस्ती बिजली जो है आवाम को पाकिस्तान में सिर्फ इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। अगर हम इनिशिएटिव लें और लोग आगे आएँ और इस टेक्नोलॉजी को यूज करें तो हमारे मुल्क में काफी हद तक एनर्जी का क्राइसिस बेहतर हो सकता है। अभी जैसे मैंने जिक्र किया था ज़राअत के हवाले से, तो असल में हमारा प्रोग्राम जो है खुसूसी तौर पे होता भी ज़राअत ही के हवाले से है। तो सस्ती बिजली का आपने जिक्र किया, तो क्या किसानों के लिए ये मददगार साबित हो सकती है? क्या इससे वो ट्यूबवेल चला सकेंगे? बिल्कुल जी, जब बिजली आपको मिलेगी सस्ती बिजली मिलेगी तो उसे ट्यूबवेल भी चलेंगे, और ट्यूबवेल जब पानी मिलेगा आपके खेत को तो डेफिनेटली हमारी जो फसल है वो बेहतर होगी। मतलब जो किसान की ज़रूरी ज़रूरियात है वो पूरा करने देखें ना, बिजली अब जब आप देहात में 18 घंटे की लोड शेडिंग करेंगे तो ट्यूबवेल कैसे चलेगा? जब ट्यूबवेल नहीं चलेगा तो पानी खेतों को पानी कैसे मिलेगा? जब खेतों को पानी नहीं मिलेगा तो फसल कैसे होगी? तो क्या आपके इदारे की तरजीहात में शामिल है कि जो प्लांट हैं वो खास तौर पे ऐसे इलाकों में लगाए जाएं जो एग्री बेस्ड हैं? जी बिल्कुल, जहाँ पे ज़राअत का ज्यादा अमल दखल है और एग्री बेस्ड इलाकों में हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बायोगैस के प्लांट लगाए जाएं, और उसके बाद जब बिजली डेफिनेटली जब उनको उस इलाके को बिजली मिलेगी तो उस इलाके से जो भी इस्तेफादा हासिल करेगा वो, और किसी हद तक आपको वो कंपोस्ट भी वहां से अवेलेबल हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल लोकल एरिया से, और लोकल एरिया से सारी चीज़ें हमें लोकली अवेलेबल है। मैं वही ऐसे मैंने अर्ज किया कि हमें इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपनी ही वेस्ट को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जो हमारे मुल्क में वेस्ट हो रही है जो चीज़ें, उसको हम यूटिलाइज़ करें तो हम बिजली बना सकते हैं। अभी आपने जिक्र किया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी आप लोग एनर्जी फ्राहम कर रहे हैं। तो टेक्सटाइल एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा मतलब कैपेसिटी में उन्हें ज़रूरत होती है मशीनों को चलाने के लिए। तो क्या ये वहाँ से ज़रूरत पूरी कर पाएगी आपके जनरेटर्स या फिर बायोगैस प्लांट? जी बिल्कुल, इस वक्त तकरीबन 80% टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हमारे जनरेटर चल रहे हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हैं। सबसे बड़ी बात, दूसरी बात यह कि जो अगर इसमें जो गैस में होती है मीथेन, अगर मीथेन परसेंटेज कम भी है तो भी ये जनरेटर्स बड़ी एफिशिएंटली पावर दे देते हैं, और उससे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस्तेफादा हासिल कर रही है। लेकिन सिर्फ हमारे मुल्क में गैस नहीं है, अगर गैस अवेलेबल हो, वैसे तो गैस मुल्क में है लेकिन उसको सही यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। मतलब उस तरह से जिस तरह से आप चाह रहे हैं कि होना चाहिए वैसा हो जी हाँ, जैसे आप CNG स्टेशन आप देखें 2-3 दिन पंजाब में बंद हैं। तो अगर हम इसको सिर्फ गैस मैनेजमेंट कर लें, हमारे पावर लॉसेज इस वक्त जो SNGPL के हैं वो 13% हैं, और 13% को अगर हम कम करें पावर लॉसेस को तो हम उस गैस को यूटिलाइज कर सकते हैं। इस वक्त पोल्ट्री इंडस्ट्री एक मजबूत इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, तो आपके इदारे की क्या खिदमात है खासतौर पर पोल्ट्री इंडस्ट्री में? मैं आपको अर्ज करूँ कि हमारे जो डीजल जनरेटर्स हैं कमेंस के, वो पोल्ट्री इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, और तकरीबन 60 से 70% पोल्ट्री इंडस्ट्री वही यूज़ करती है। उसकी रीज़न ये है कि वो पोल्ट्री इंडस्ट्री में लाइव स्टॉक का काम होता है, और वो 1 मिनट का भी ब्रेक डाउन नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपको पता है कि अगर 3 से 4 मिनट लाइट ना हो तो लाखों करोड़ों का लाइव स्टॉक बड़ा नुकसान हो जाता है, बड़े करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। इसलिए उनकी नज़र में जो जनरेटर की कीमत है वो बहुत थोड़ी सी है, इट्स पीनट फॉर देम। लेकिन है क्या कि अगर आप कोई ड्यूरेबल चीज़ हो, कोई ड्यूरेबल जनरेटर हो, तो फिर उस पर रिलाई कर सकते हैं। हम पोल्ट्री इंडस्ट्री के हर साल जो एग्जीबिशन होती है उसमें हम डेफिनेट सपोर्ट करते हैं। हर साल पोल्ट्री इंडस्ट्री को हम जो भी हमारी तरफ से एनर्जी सपोर्ट हासिल हम दे सकते हैं वो सपोर्ट हम देते हैं। और पोल्ट्री इंडस्ट्री के जैसे मैंने किया कि पाकिस्तान में जितने पोल्ट्री फार्म है ये हमारी लाइव स्टॉक का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम टेक्सटाइल को कहते हैं, पोल्ट्री भी अब हमारे लिए बहुत बड़ा हिस्सा बन गई है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स करने के काबिल हो जाएंगे। जो पोल्ट्री में भी कंट्रोल शेड्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं, इसके बाद फीड मिल्स हैं, और अब तो हम प्रोसेसिंग में आ गए। आप देखें कि पोल्ट्री में प्रोसेसिंग में आने के बाद एक कंपनी आई है, फिर दूसरी कंपनी आ रही है। इसी तरह अगर हम प्रोसेसिंग में आ जाएंगे तो अपनी ज़रूरत भी पूरी कर सकेंगे, उसके अलावा एक्सपोर्ट कर सकेंगे। सही। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री भी इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, और हमें इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सही। अभी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।